आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप सबको कक्षा 6 का अध्याय 3 का भाग 4 पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम सब अध्याय 3 का भाग 4 पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। छोटे भाई साहब क्या करें? मैं उनकी सहिष्णुता, सहनशीलता का अनुचित गलत लाभ उठाने लगा। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट चढ़ जाता था। छोटे भाई साहब क्या कह रहे हैं? मुझे कनकौवे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारे दिन मैं पतंग उड़ाता रहता था। फिर भी मैं भाई साहब का सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। छोटे भाई साहब क्या करें? मैं फिर भी भाई साहब का सम्मान, इज्जत करता था, आदर करता था और उनकी उनकी नज़रों से बच करके सारे दिन मैं पतंग उड़ाता रहता था। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने जा रहा था। कौन जा रहा था? छोटे भाई साहब। संध्या मतलब शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग मतलब एक कटा हुआ पतंग लेने जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। आंखें क्या थी? आसमान की ओर थी। बालकों की एक पूरी सेना उसके पीछे दौड़ती जा रही थी, जैसे लड़कों की एक पूरी सेना उस कटी पतंग के पीछे दौड़ते हुए भागे हुए जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। किसी भी बच्चे को अपने आगे पीछे की कोई खबर नहीं थी। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। छोटे भाई साहब क्या कर रहे हैं? सहसा अचानक मेरे बड़े भाई साहब से मेरी मुलाकात हो गई, जो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ एक धेले की पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव गुस्से से बोले, इन लड़कों के साथ एक धेली, एक कटे हुए पतंग के लिए तुम्हें दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इस बात का भी ध्यान नहीं कि अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझे केवल एक दर्जा नीचे हो और मेरे से तुम बस केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। बड़े भाई साहब कह रहे, तुम अपने दिल में यही सोचते होगे कि भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूँ, एक क्लास नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मुझे डांटने का तुम्हें कोई हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। बड़े भाई साहब कह रहे हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, मेरे ही क्लास में आ जाओ और परीक्षा का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर हो जाओगे, अगले साल मेरे बराबर हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। हो सकता है मेरे से 1 साल और आगे निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, भगवान भी नहीं मिटा सकता। हमारे और तुम्हारे जो बीच 5 साल का अंतर है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और रहूँगा। बड़े भाई साहब क्या करें? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बड़े भाई साहब कह रहे हैं, मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, अनुभव है, तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। क्या करें? समझ और ज्ञान किताबें से नहीं आती है, दुनियादारी देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। बड़े भाई साहब कह रहे, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया है, कोई क्लास नहीं पास किया है और दादाजी भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं पढ़ाई की है, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, ज्ञान ले लें, शिक्षा ले लें, अम्मा और दादा को हमें सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, डांटने फटकारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे अधिक है। बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता, हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का तजुर्बा है, दुनिया का अनुभव है, दुनिया का अनुभव कहीं हमसे ज़्यादा अधिक है। अगर मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे।
कौन कह रहा है? बड़े भाई साहब कह रहे हैं अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे, तुम घबरा जाओगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। दादा के पास, माता पिता के पास तार देने के लिए, खबर भिजवाने के लिए तुम्हारे पास और कुछ नहीं सूझेगा तुमको। लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं। लेकिन बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं देंगे, कोई खबर नहीं भिजवाएंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। क्या कर रहे हैं? पहले खुद मर्ज पहचान कर पहले बीमारी पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, किसी डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने का खर्च कैसे चलाया जाए। हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने का खर्च कैसे चलाया जाता है। दादा जो कुछ भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे पास जो पैसे हमारे माता पिता भेजते हैं उसे 20-22 तारीख तक ही खर्च कर डालते हैं और उस पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। हमारा नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकी नामी के साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। बड़े भाई साहब कह रहे हैं लेकिन जितना हम तुम पैसे को खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग बहुत इज्जत से और नेकी नामी मतलब बहुत अच्छे कार्यों के साथ निभाया है और एक परिवार का पालन किया है। उसी पैसे में एक परिवार का पालन करते हैं जिसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे, जिस परिवार में कुल मिला जुला कर 9 आदमी थे। तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल दो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब आज़ाद हो। तो भाई साहब अब यह घमंड अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरे पास आ गए और तुम अब आज़ाद हो। मैं उनकी नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। छोटे भाई अपने भाई की नई युक्ति के सामने नतमस्तक मतलब झुक गए। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्या कह रहे हैं? आज मुझे सचमुच अपनी लघुता, अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा मतलब विश्वास उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं। मैंने सजल आंखों से कहा कि हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। छोटे भाई साहब कह रहे हैं आप जो कुछ फरमा रहे हैं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं जो आप कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले कन कौवे उड़ाने का मना नहीं। क्या करें? कन कौवे उड़ाने का, पतंग उड़ाने को मना नहीं है, मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? मैं खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है, यह फर्ज भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी समय एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। संयोग से अचानक से उसी समय एक कटा हुआ पतंग हमारे सामने से ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, उस पतंग की डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आता था। लड़कों की एक गोल पीछे दौड़े चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे दौड़ता रहा था। मैं भी उनके पीछे उस पतंग को पकड़ने के लिए बेतहाशा दौड़ते भागते भाई साहब के पीछे जा रहा था। प्यारे बच्चों, अध्याय 3 समाप्त हुआ।